और इसी मुद्रा के आधार पर इतिहासकारों द्वारा कहा गया है कि लखनदेव पहला ऐसा शासक था जो कि स्वतंत्र शासक था। इससे पहले जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि यह नियमित रूप से कार्तिकेयपुर जो राजवंश था उसके शासकों को टैक्स दिया करते थे। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि परमार शासक का ऐसा प्रथम शासक जिसके सिक्के मिले हैं, तो उसका आंसर लखनदेव होगा। दूसरा क्वेश्चन कि परमार नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम आशीष रावत है, मैं पीआर के स्टडी पॉइंट में सीनियर फैकल्टी हूँ। तो दोस्तों आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो है गढ़वाल वाले हिस्से से उसका संबंध है। गढ़वाल में परमार शासकों का राजवंश, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। दोस्तों जो परमार राजवंश है उसी को ही पाल राजवंश कहा गया है, या इसी की एक शाखा हम टिहरी नरेश के रूप में भी पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो परमार वंश जो है, परमार वंश का जो संस्थापक है वो कनकपाल को माना जाता है, और जो इनकी प्रारंभिक राजधानी है वो चांदपुरगढ़ मानी जाती है। चांदपुरगढ़ को हम वर्तमान चमोली के रूप में देखते हैं, अर्थात जो चांदपुरगढ़ स्थान है वर्तमान चमोली जनपद में स्थित है। तो दोस्तों अगर जब भी किसी नए राजवंश की स्थापना की जाती है, मतलब कि उस राजवंश का जो प्रारंभिक शासक रहा होगा उसका मूल किसी और स्थान पर रहा होगा, तभी वो नए स्थान पर जाकर के एक नए राजवंश की स्थापना करता है। अब अगर हम कनकपाल की बात कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि परमार वंश का जो संस्थापक है वो कनकपाल है, तो कनकपाल को अगर हम देखें तो मतलब कनकपाल कहीं ना कहीं किसी अन्य इलाके से यहाँ पर आया होगा। तो जिस तरह से हमने चंद वंश में पढ़ा था कि जो सोमचंद था, सोमचंद को जो चंपावत वाला हिस्सा था वो दहेज के रूप में मिला था, वही इस कनकपाल के साथ भी हुआ। कनकपाल की बात करें हम तो कहा जाता है कनकपाल भी उत्तराखंड में भ्रमण पर आया था, और उसके बाद यहाँ पर एक शासक सोमपाल से मिलते हैं। सोमपाल उस टाइम का यहाँ का स्थानीय शासक था चमोली वाले हिस्से का। तो जब सोमपाल कनकपाल से मिलते हैं तो वो कनकपाल से इतना प्रभावित होता है कि उससे अपनी पुत्री का विवाह करवाता है और उसको दहेज स्वरूप जो चांदपुरगढ़ था वो देता है। तो वहां से फिर चांदपुरगढ़ से नई राजवंश की नींव रखी जाती है जिसका नाम था परमार वंश। अब सोमपाल की बात करें तो सोमपाल ने अपनी राजधानी तो चांदपुरगढ़ में बना दी। चांदपुरगढ़ में इसने एक अपने लिए किला भी बनवाया जिसे कौनपुरगढ़ का किला भी कहा जाता है। तो इस तरह से जो कनकपाल था, कनकपाल ने एक नए राजवंश की नींव रखी। अब दोस्तों अगर हम कनकपाल को देखें कि वो किस स्थान से यहाँ पर आया, तो इतिहासकारों में इसमें अलग अलग मतभेद है। किसी के अनुसार कहीं से आया, किसी के अनुसार कहीं से आया, लेकिन जो अजय रावत और यशवंत कटोचे, फिलहाल हम उन दो बुक्स का रेफरेंस लेते हुए उन बुक्स में जो बताया गया है, कहा गया है कि जो ये कनकपाल था, कनकपाल गुज्जर प्रदेश से उत्तराखंड भ्रमण पर आया। अब बात करते हैं कि जो ये गुज्जर प्रदेश था ये कहां पर था। तो गुज्जर प्रदेश की बात करें तो कहा जाता है ये राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, इन राज्यों के किसी सम्मिलित हिस्से पर गुज्जर प्रदेश रहा होगा। अब बात ये होती है कि किस आधार पर कहा जा रहा है कि जो कनकपाल था वो गुज्जर प्रदेश से आया था। तो कनकपाल का जो राजवंश चलता है तो उसमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं या ऐसे साक्ष्य मिलते हैं या पैटर्न मिलता है जो कि इन राज्यों से संबंधित है। दोस्तों हमारे गढ़वाल में एक बहुत ही प्रसिद्ध गाना भी है और लोग कहावत भी कह सकते हैं हम कि खोली का गणेश, ये आपने नयन सिंह नेगी का एक गाना भी सुना होगा, उसमें ये वर्णन किया गया है। खोली का गणेश का मतलब है कि जो गढ़वाल के जितने भी घर परिवार होंगे तो उनके दरवाजों पर गणेश जी का वास हो, मतलब उनके दरवाजों पर गणेश जी का चित्र बनाया जाता है। वैसे भी हमारे गढ़वाल में गणेश जी को विशेष स्थान दिया जाता है। तो उस चित्र की खासियत क्या है कि जब गणेश जी का चित्र बनाया जाता है उसमें जो गणेश जी की सूंड है वो दाईं तरफ मुड़ी होती है, और गणेश जी की सूंड की दाईं तरफ मुड़ने की जो परिपाटी है वो इन राज्यों में प्रचलित है। और आपको पता होगा जो गणेश चतुर्दशी है वो महाराष्ट्र में मुख्य रूप से मनाई जाती है। महाराष्ट्र में गणेश जी को विशिष्ट रूप से पूजा जाता है। तो इस आधार पर कहा जाता है कि वो गुज्जर प्रदेश से आए हैं।
अब बात ये करते हैं कि कहाँ कहाँ पर वो गणेश जी की मूर्तियां मिली हैं। तो एक तो जो पुरानी टिहरी में जो दरबार था वहां पर जो गणेश जी की मूर्ति या काष्ठ मूर्ति बनाई गई थी उसमें उनकी सूंड दाईं तरफ मुड़ी हुई थी। उसके अलावा उत्तरकाशी या अन्य चमोली के कुछ हिस्सों पर कुछ ऐसे मंदिर मिले हैं जिनका जो पैटर्न है वो महाराष्ट्र या इस गुज्जर प्रदेश से मिलता जुलता है। तो जिसके आधार पर कहा गया है कि जो परमार वंश के प्रारंभिक शासक थे वो गुज्जर प्रदेश से ही यहाँ पर आए थे। तो वो प्रारंभिक शासक कनकपाल था जो इस तरह से यहाँ पर आकर के एक नए राजवंश की नींव रखता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कनकपाल कब राजगद्दी पर बैठा था। तो इसको लेकर के पुनः इतिहासकारों में मतभेद है। काफी लोगों के अनुसार कनकपाल 688 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि कनकपाल 888 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। तो इस तरह से इस समय राजगद्दी पर बैठता है और एक नए राजवंश की नींव रखता है। तो दोस्तों जो ये परमार वंश है जब इसकी नींव रखी जाती है तो ये भी चंद शासकों की तरह किसी और के सामंत थे। जिस तरह से जो चंद शासक थे वो स्टार्टिंग से डोटियों के शासकों को टैक्स दिया करते थे, वैसे जो परमार शासक थे ये प्रारंभ में कार्तिकेयपुर जो राजवंश था उसके सामंत हुआ करते थे, उन्हें ये नियमित रूप से टैक्स भेजा करते थे। तो उस आधार पर हम इस परमार शासकों को 3 भागों में पढ़ेंगे। पहला है जो कि इनका संस्थापक था पहले नंबर से कनकपाल से और सोमपाल तक। सोमपाल तक इस बीच में जो 28वें नंबर का शासक था, इस बीच में जितने भी शासक हुए हैं सभी के सभी नियमित रूप से कार्तिकेयपुर राजवंशों को टैक्स दिया करते थे, मतलब उनके सामंत थे। दूसरा है लखनपाल से लेकर के और आनंदपाल द्वितीय। लखनपाल का अगर हम जो नंबर है वो देखें तो ये 28वें नंबर का शासक था और जो आनंदपाल द्वितीय था ये 36वें नंबर का शासक था। ये वो दौर था जब गढ़वाल के जो ये परमार जो शासक थे वो अपने आप में स्वतंत्र हो गए थे, स्वतंत्र रूप से अपने शासन को चला रहे थे। उसके बाद जो तीसरा दौर आया वो था अजयपाल जो कि 37वें नंबर का शासक था। उसके बाद प्रद्युम्न शाह जो कि 54वें नंबर का शासक था। यहाँ से वो दौर प्रारंभ हो जाता है जब जो परमार शासक हैं वो पूरे गढ़वाल में फैल जाते हैं और वो अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं, मतलब ये अपने चरम पर इस दौरान थे। 37वें से और 54वें शासक के बीच ये अपने चरम पर थे, तब इनकी शक्तियां सर्वाधिक बढ़ गई थी। तो दोस्तों हम इस तरह से परमार शासकों को 3 चरणों में पढ़ेंगे। तो आज हम इसका पहला चरण हमने कनकपाल पढ़ लिया, उसके आगे पढ़ते हैं। दोस्तों जो ये सोमपाल था ये सोमपाल 24वें नंबर का शासक था और उसके बाद लखनपाल जो कि 28वें नंबर का शासक। यहाँ से हम अगला स्टेप इसका पढ़ेंगे। तो दोस्तों कनकपाल के बाद हम सीधा 24वें नंबर का शासक पढ़ते हैं जो कि है सोमपाल। सोमपाल का जो कार्यकाल है वो 1243 से लेके 1250 तक है। इसमें हम केवल चंद्रवंश की तरह उन्हीं शासकों को पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो सोमपाल की बात करें हम तो कुछ इतिहासकारों ने इस सोमपाल को ही चंद्रवंश का शासक माना है, लेकिन वैसे वास्तविक शासक उसका कनकपाल ही था। सोमपाल की अगर हम बात करें तो सोमपाल क्या करता है कि परमार वंश की एक नई शाखा उत्पन्न करता है। ये क्या करता है, अपनी राजधानी जो इनकी प्रारंभिक राजधानी थी चांदपुरगढ़, वहां से एक शाखा को ये बिलंग घाटी में स्थानांतरित कर देता है और इसी बिलंग घाटी को अपनी राजधानी बना लेता है। अगर हम बिलंग घाटी की बात करें तो ये टिहरी वाले हिस्से में पड़ती है और जिस जगह पर इस सोमपाल ने अपनी राजधानी को बनाया उस स्थान को आज भी सोनी बिलंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर हम मतलब कि यहाँ पर जो परमार साम्राज्य था वो 2 भागों में बट गया था। एक भाग जहां पर प्रारंभ से जो उनकी चांदपुरगढ़ी राजधानी थी वहां पर एक हिस्सा शासन कर रहा था, दूसरा जहां पर सोनी बिलंग को उनको राजधानी बनाया वहां पर वो शासन कर रहा था। तो इस जो सोनी बिलंग वाली शाखा थी परमार शासकों की, वह शाखा भी बाद में जो इनकी मुख्य शाखा चांदपुरगढ़ वाली शाखा थी उसमें शामिल हो जाती है। सोमपाल की बात करें तो कहा जाता है सोमपाल एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था जिसने वहां सोनी बिलंग में अपनी राजधानी स्थानांतरित की, जिसके बाद इसने वहां पर अपने साम्राज्य को विस्तार किया उसका। तो कहा जाता है उस दौरान इसने जो गंगोत्री जाने वाला मार्ग था वहां तक अपने साम्राज्य को फैला लिया था। उसके बाद अगला शासक जो हम पढ़ते हैं वो है 28वां शासक जिसको लक्षणदेव या फिर लक्षणदेव भी कहा जाता है।
इसका अगर हम टाइम पीरियड देखें तो 1320 से 1333 तक इसने शासन किया। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि परमार वंश में ये पहला शासक था जिसके की हमें वर्तमान में मुद्राएं मिलती हैं। मुद्रा भी कैसी, तांबे की। और इसी मुद्रा के आधार पर इतिहासकारों द्वारा कहा गया है कि लखनदेव पहला ऐसा शासक था जो कि स्वतंत्र शासक था। इससे पहले जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि यह नियमित रूप से कार्तिकेयपुर जो राजवंश था उसके शासकों को टैक्स दिया करते थे। तो यहां से 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि परमार शासक का ऐसा प्रथम शासक जिसके सिक्के मिले हैं, तो उसका आंसर लखनदेव होगा। दूसरा क्वेश्चन कि परमार शासकों में तांबे के सिक्के चलाने वाला प्रथम व्यक्ति, तो उसका आंसर भी लखनपाल होगा या लखनदेव जिसे कह सकते हैं। उसके अलावा कि कार्तिकेयपुर राजवंश की अधिकारिता से मुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति, तो उसका आंसर भी लखनदेव होगा। तो इस तरह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों अगला जो 34वें नंबर का शासक है वो है जगतपाल। 1442 से और 1460 तक इसका कार्यकाल रहा। इसके बारे में विशेषता है कि इसका परमार शासकों में प्रथम ताम्रपत्र मिला है, और जो कि मिला है देवप्रयाग में एक प्रसिद्ध मंदिर है, वो है रघुनाथ मंदिर। तो यहां पर देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर पूछा जाए कि तांबे के सिक्के या मुद्रा चलाने वाला प्रथम परमार शासक, तो आंसर होगा लखनपाल। और पूछा जा सकता है कि ऐसा प्रथम परमार शासक जिसका ताम्रपत्र मिला है, तो उसका आंसर जगतपाल। मतलब कि दोनों जो सिक्के और पत्र मिला है दोनों के दोनों तांबे के हैं, लेकिन दोनों अलग अलग शासकों के हैं। उसके अलावा इस जो ताम्रपत्र इसका देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में मिला है, इसने रजवार की उपाधि धारण की है। रजवार की जो उपाधि है वो उस टाइम जो मध्य हिमालय है वहां पर जितने भी राजवंश रहे होंगे उनके बीच में बहुत ही प्रसिद्ध उपाधि हुआ करती थी रजवार। और ये रजवार जो उपाधि है वो मुख्य तौर पर हमने चंद्रवंश में भी पढ़ा है कि कत्यूरियों की उपाधि थी। उसमें मतलब कि परमार वंश में ये ऐसा शासक होता है जो कि रजवार की उपाधि धारण करता है। उसके बाद 36वां जो शासक हम पढ़ते हैं वो है आनंदपाल द्वितीय। दोस्तों आनंदपाल इससे पहले एक और हो चुका है और ये दूसरे नंबर का था, आनंदपाल द्वितीय। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1336 से 1345 तक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि परमार शासकों में ये पहला व्यक्ति है जिसका अभिलेख मिलता है या शिलालेख भी कह सकते हैं हम इसे। और इसके रिगार्डिंग अभी हाल ही में एक एग्जाम में पूछा भी गया था। वहां पर क्वेश्चन इस तरह से आया था कि धारशिल अभिलेख का संबंध किससे है। तो वहां पर अलग अलग परमार शासकों के नाम दिए गए थे और आनंदपाल दिया गया था। भले वहां पर आनंदपाल द्वितीय नहीं दिया गया था, लेकिन आनंदपाल ऑप्शन में था, तो उसका राइट आंसर आनंदपाल था। मतलब कि जो इसका अभिलेख मिला है वो धारशिल में मिला है। और अगर मैं धारशिल की बात करूं तो धारशिल ऊखीमठ के पास पड़ता है और ऊखीमठ रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। दोस्तों जो ये आनंदपाल द्वितीय था ये एक महान शासक का पिता भी था जो कि परमार वंश में हम इसके बाद पढ़ते हैं, वो है अजयपाल। उसको अभी तक हमने 36 शासक पढ़ दिए हैं। और अगर मैं इन 36 शासकों की बात करूं तो इनकी राजधानी मुख्यतः चांदपुरगढ़ में ही थी अभी तक, चांदपुरगढ़। यहाँ पर एक शासक आता है जो इनकी मतलब मुख्य मतलब उनकी एक शाखा के रूप में हम उसे पढ़ सकते हैं, जो अपनी राजधानी सोनी भिलंग में ले जाता है, जो कि टिहरी वाले इलाके में पड़ता है, सोनी भिलंग। और ये था सोनपाल। और इसी सोनपाल का नाम आपको कई पुस्तकों में स्वर्णपाल भी मिलेगा। इसके बाद जब 37वां शासक अजयपाल आता है उसके टाइम पे फिर राजधानी चेंज आती है, लेकिन अभी तक राजधानी इनकी मुख्य जो राजधानी है वो चांदपुरगढ़ में ही थी। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि जो ये आनंदपाल द्वितीय था, आनंदपाल द्वितीय का जो पुत्र था जो 37वें नंबर का शासक बनता है वो है अजयपाल, जो कि परमार शासकों में सबसे महान शासक था। तो इस अजयपाल को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।